आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि बाहर बहुत ज्यादा पढ़ाई करके अपना काम धंधा करने के लिए अपनी कंट्री चाइना वापस लौटता है। यहाँ पर तो सभी लोग उससे उसकी शादी के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन उस सीईओ को तो पता ही नहीं कि उसकी तो एक ऑलरेडी डॉटर है। लेकिन उसकी डॉटर को तो इस चीज का पूरा अंदाजा है। यहाँ पर वो हमारे सीईओ को अप्रोच भी करती है, लेकिन हम देखते हैं वो तो उसे नेग्लेक्ट करके चला गया था। तभी हमें पता चलता है कि सीईओ की जो गर्लफ्रेंड थी वो अभी जेल में है, और उसके जेल में होने के पीछे के रीजन उसके अंकल हैं। और उसके उस बुरे अंकल ने ही उसका ब्रेकअप करवाया है, और बस इतना ही नहीं, बाद में उसे जेल भी भिजवा दिया। तो आज ड्रामा में हम जानेंगे कि वो छोटी बच्ची अपने मॉम डैड को आपस में मिला पाएगी या नहीं, या फिर वो अपना और अपनी मॉम का फेथ एकदम से चेंज कर देगी। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड को देखते हैं, जो कुछ सालों बाद चाइना वापस आता है। हम देखते हैं जब वो कार से उतरता है तो रिपोर्टर्स तो उसके सामने खड़े थे। यहाँ पर एक रिपोर्टर तो उसे पूछ रही थी, हमने सुना है आप यहाँ पर शादी के लिए आए हैं, ताकि आप शादी करके अपने वारिस को जन्म दे सके। देखते हैं यहाँ पर उसका सेक्रेटरी तो इस बात पर बड़ी अपनी हंसी दबाकर हंस रहा था। फिर हम देखते हैं दूसरी रिपोर्टर कहती है, हमने सुना है कि आपकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन वारिस की कमी रही है, और आपकी फैमिली आपको इसलिए फोर्स कर रही है ताकि आप शादी करें। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपकी वाइफ भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो फिर क्या होगा। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा मेन लीड मिस्टर वरुण उनकी बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वो किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। तो यहाँ पर हम एक क्यूट सी बच्ची जोई को देखते हैं, तो यहाँ पर मिस्टर वरुण को बड़े ध्यान से देख रही थी। हम देख पाते हैं उसके हाथ में उसकी फोटो भी थी। तो यहाँ पर वो उसकी फोटो मिस्टर वरुण से मैच करती है, और उसे देखकर वो सोचती है ये तो मेरे डैड हैं। फिर हम मिस्टर वरुण को देखते हैं, जो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ही इनको रिप्लाई करो। फिर हम देखते हैं असिस्टेंट उन रिपोर्टर्स को रिप्लाई करता है। वो कहता है कि मिस्टर फू वरुण तो यहाँ पर अपने ऑफिस को देखने के लिए आए हैं, और उनका इरादा शादी का बिल्कुल भी नहीं है, और वो यहाँ पर शादी करने तो बिल्कुल नहीं आए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी मॉम ने मुझसे कहा है कि मैं इनके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूं। और यहाँ पर ये सेक्रेटरी बड़े खुश होकर बोल रहा था। यहाँ पर हम मिस्टर वरुण को देखते हैं, जो अपने सेक्रेटरी से कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं अपने बॉस के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करना चाहता हूँ। वो तो ये तक कह देता है कि जो लड़की शादी के बाद बच्चों को जन्म देने के लिए इंटरेस्टेड है वो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर वरुण तो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है ये तुम किस तरीके की बात कर रहे हो। अभी यहाँ पर हम छोटी बच्ची जोई को देखते हैं, तो यहाँ पर वरुण के पास आ गई थी और वो उसके आकर पैर पकड़ लेती है। उसे देखकर वो पूछ रहा था, छोटी बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जोई यहाँ पर उसे देखती है और कहती है, डैड मैंने आपको ढूंढ लिया। पर तो वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये आपकी बच्ची है। देखते हैं यहाँ पर मिस्टर वरुण भी कंफ्यूज हो रहे थे, और यहाँ पर वो छोटी बच्ची जोई से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा डैड नहीं। फिर यहाँ पर वरुण उससे कहता है कि छोटी बच्ची तुम्हें जरूर कोई मिस्टेक हुई है। यहाँ पर तो जोई उसको देखती है और कहती है नहीं, कहती है मेरी मॉम ने कहा था कि आप ही मेरे डैड हैं। फिर यहाँ पर वो उसकी फोटो दिखाते हुए कहती है, देखिए मेरे पास आपकी फोटोग्राफ भी है। हम देखते हैं वो पिक्चर तो यहाँ पर असिस्टेंट भी देख रहा था। वो जब इसको देखता है तो कहता है, सर ये तो आपके कॉलेज के टाइम की फोटो है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर वरुण उसके सामने बड़े प्यार से कहता है, बेटा ये फोटो मेरी ही है, लेकिन मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, और मैं ना ही तुम्हारी मॉम को जानता हूँ। तो शायद उसने कॉलेज से मेरी फोटो चुराई होगी। देखते हैं जोई को इसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो यहाँ पर कहती है, मेरी मॉम ना ही कोई लायर है और ना ही वो कोई चोर है। लेकिन यहाँ पर वरुण तो उसे कह ही देता है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। हम देखते हैं जोई वहाँ पर कहती है कि आप मेरा एक बाल लें और डीएनए टेस्ट करवा लें। हम देखते हैं वरुण उससे कहता है, मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ये स्टूपिड गेम खेलूं। यहाँ से वो फोटो भी लेकर चला जाता है। यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसका असिस्टेंट तो वहीं पर रुक गया था। यहाँ पर वो जोई के सामने बैठ जाता है और कहता है, मेरे बॉस तुम्हारा बाल नहीं लेना चाहते तो ना ले, लेकिन तुम मुझे अपना बाल दे दो, मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा दूंगा। लेकिन तुम भी मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम झूठी निकली तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हम देखते हैं जोई कुछ सोचती है और फिर कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर उसको अपना बाल देते हुए कहती है कि आप बेशक टेस्ट करवाएं। तभी यहाँ पर असिस्टेंट भी बाल लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जोई को एक जेल में देखते हैं, क्योंकि जोई की मॉम यहाँ जेल में थी, और यहाँ पर जोई अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। और
यहाँ पर जोई की मॉम ही हमारी स्टोरी की फीमेल लीड है। यहाँ पर जोई और उसकी मॉम को आमने सामने बैठा हुआ देखते हैं। उनके बीच में एक कांच की दीवार थी और वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो रहे थे। अभी हम देखते हैं जोई अपनी मॉम को बताती है, मॉम आज मैंने डैड से बात करी। अभी हम देखते हैं जोई अपनी मॉम से कह रही थी, मॉम डैड कह रहे थे मैं लायर हूँ, शायद वो मुझे लाइक नहीं करते। देखते हैं जोई की मॉम एनन उसको समझाती है और कहती है ऐसी बात नहीं है जोई बेटा, तुम्हारे डैड तुम्हारे पास्ट के बारे में जानते नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि तुम उसकी बेटी नहीं हो, और अगर उन्हें पता चलता है कि तुम ही उनकी बेटी हो तो मेरा यकीन करो इस वर्ल्ड में वही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। फिर हम देखते हैं जोई अपनी मॉम से बड़े भोलेपन से कहती है, बाकी डैड्स को तो पता होता है कि उनके किड्स कौन है, लेकिन मेरे डैड को क्यों नहीं पता कि मैं उनकी बच्ची हूँ। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एनन उससे कहती है, इस सब में मिस्टेक मेरी है क्योंकि मैंने ही तुम्हारे बारे में तुम्हारे डैड को नहीं बताया। और यहाँ पर एनन की आंखों में तो आंसू आ गए थे। यहाँ पर वो जोई को समझाते हुए कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम गिव अप नहीं करोगी और हर हाल में अपने डैड से मिलोगी। यहाँ पर हम जोई को देखते हैं जो अपनी मॉम को कहती है, हाँ ओके मॉम मैं अपने डैड से जरूर मिलूंगी। फिर वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम आपने क्या कुछ रॉन्ग किया है जो आप जेल में हैं और मैं डैड से बोल के आपकी हेल्प करने के लिए बोलूं। फिर हम देखते हैं एनन उससे कहती है, नहीं मेरा नाम तो अपने डैड के सामने बिल्कुल भी मत लेना और ये तो बिल्कुल मत बताना कि मैं जेल में हूँ। फिर हम देखते हैं एनन जोई से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें हमेशा खुश और हेल्दी देखना चाहती हूँ और इसके अलावा मेरी और कोई विश नहीं। तो यहाँ पर जोई अपनी मॉम से कह रही थी, मॉम डैड तो बिग बॉस हैं तो वो जरूर आपकी हेल्प कर पाएंगे और आपको अपने अंकल से डरने की भी कोई जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं एनन अपनी बेटी जोई को बताती है कि पहले तुम्हारे डैड पुअर हुआ करते थे और अब वो रिच मैन बन गए हैं, तब भी मेरा उनसे कोई भी मैच नहीं। देखते हैं यहाँ पर जोई सोच रही थी, मॉम को तो पता ही नहीं है मेरे डैड एक सुपर बॉस हैं और वो हम दोनों को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सोच रही थी मैं डैड को मॉम के बारे में बताऊं या फिर नहीं बताऊं। और यहाँ पर एनन तो सैड हो रही थी, तो यहाँ पर अपने पास्ट को याद कर रही थी। वो याद करती है कैसे उसके अंकल ने उसके डैड को मार दिया था क्योंकि वो अपनी भाई की प्रॉपर्टी जो लेना चाहते थे, और एनन के फादर ने एक चिप भी बनाई थी जिसको उसके अंकल लेना चाहते थे। इस वजह से वो अपने भाई को मार देता है और एनन को टॉर्चर भी करता है। यहाँ पर वो टॉर्चर करते हुए उससे कहता है मुझे वो चिप दो, लेकिन यहाँ पर एनन भी सारा टॉर्चर सहते हुए साफ मना कर देती है कि मैं आपको वो चिप बिल्कुल नहीं दूंगी। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे डैड को मार सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं मार सकता। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो उसकी और बोरन की फोटो दिखाते हैं और यहाँ पर उसको धमकाते हुए कहते हैं, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसको हार्म पहुँचाऊँ तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे मेरी बात सुनो। यहाँ पर एनन अपने अंकल से कहती है, अंकल आपको प्रॉब्लम मुझसे है तो प्लीज इसको इसमें इन्वॉल्व ना करें। फिर हम देखते हैं उसके अंकल तो उसे फोर्स करने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुम वॉरेन से ब्रेकअप कर लो और मैं जिससे कहूंगा तुम उससे ही शादी करना। एनन को तो वॉरेन की जान बचानी थी इसलिए वो अपने अंकल की बात मान जाती है। तभी हम देखते हैं जब वो कॉलेज जाती है और यहाँ पर जब उसको वॉरेन मिलता है तो वो उसके सामने उससे बड़ा रूड हो रही थी। यहाँ पर वॉरेन उसकी रूडनेस को इग्नोर करते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस लेकर आया हूँ, लेकिन ये क्या। एनन तो उसके हाथ का वो लंच बॉक्स को फेंक देती है और बड़े गुस्से में कहती है कि तुम पुअर हो और तुम्हारे खाने से तो बदबू आती है, और ऐसा बर्ताव करके वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर एनन चाहती थी कि वॉरेन समझे कि एनन ने उसे चीट किया, और यहाँ पर वॉरेन को और ज्यादा दिखाने के लिए वो सामने खड़े लड़के मैंग को जाकर हक कर लेती है क्योंकि वो चाहती थी कि वॉरेन इस सब के चलते जेलस हो, और उसके अंकल ने यहाँ पर मैंग से ही उसकी एंगेजमेंट फिक्स करी थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एनन तो मैंग के साथ में कार में जाकर बैठ जाती है। पीछे से यहाँ पर वॉरेन तो चिल्लाकर कह रहा था, एनन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फिर ड्रामा में हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वॉरेन भी अपने सपने में यही सब कुछ याद कर रहा था। वो सपने में भी चिल्लाकर कह रहा था, एनन मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। यहाँ पर उसकी आंख खुल जाती है और जब वो उठता है तो वो सोच रहा था कि एनन मैं तुम्हें क्यों याद कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं इसी दौरान उसके मॉम डैड आ जाते हैं और वो तो यहाँ पर इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर वॉरेन उनको देखता है तो कहता है, आपको क्या हुआ मॉम डैड। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, हमने सुना कि तुम्हारी एक बेटी है, तो वो इस टाइम कहाँ पर है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर वॉरेन तो कुछ नहीं बोलता, उसका असिस्टेंट कहता है सर ने ही मना कर दिया उस बच्ची से कि वो इसके
उसके फादर नहीं है और उसको वहाँ से भेज भी दिया। इस पर तो उसके मॉम डैड उस पर भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया। उसकी मॉम तो बड़े गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है तुमने उसे क्यों भेजा। लेकिन यहाँ पर वॉरेन तो उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये कहते हुए कि मैं लेट हो रहा हूँ वहाँ से चला जाता है। जैसे असिस्टेंट भी जाने को था तभी यहाँ पर वॉरेन के डैड उसे रोक लेते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं अगर उसने बच्ची से ऐसा बोल भी दिया कि वो उसका फादर नहीं है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम उस बच्ची का ध्यान रखते, तुम भी उसको वहीं छोड़कर चले आए, उसे घर तो लेकर आते, क्या पता वो सच में ही हमारी पोती निकलती। और यहाँ पर वॉरेन की मॉम भी कह रही थी कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हमारी इस जनरेशन की इकलौती वारिस है तो हम उसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं खो सकते, मैं उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। यहाँ पर उसको दोनों ही डांटते हुए कहते हैं तुमने उसको क्यों जाने दिया। वो दोनों यहाँ पर उस पर भड़क ही रहे थे तभी असिस्टेंट कहता है मेरी बात तो सुने। अभी हम देखते हैं यहाँ पर वो उनको एक बाल दिखाता है और दोनों को बताता है मैंने उस बच्ची और बॉस का बाल ले लिया है, हम इससे डीएनए टेस्ट करवा लेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो बॉस की बेटी है या फिर नहीं। यहाँ पर वॉरेन के पेरेंट्स तो सेक्रेटरी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जोई को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलकर जेल से निकल कर जा रही थी। तो यहाँ पर जेलर उसको देखती है और उससे कहती है प्यारी बच्ची तुम अकेले कैसे रहती हो। और हम देखते हैं वो जेलर काफी काइंड थी। जोई 5 साल तक अपनी मॉम के पास ही रही थी तो ये जेलर भी जोई को अच्छी तरीके से जानती थी। 5 साल के बाद उसे जेल से भेज दिया गया था। फिर यहाँ पर जोई उस जेलर से कहती है आप मेरी चिंता ना करें क्योंकि मुझे मेरे डैड मिल गए हैं और अब से मैं उनके साथ ही रहूंगी। ये बात सुनकर जेलर उससे कहती है क्या सच में तुम्हारे डैड तुम्हें मिल गए हैं। इस पर जोई भी हाँ बोल देती है। यहाँ पर जेलर उससे कहती है मेरी विश है कि वो तुम्हें हमेशा प्यार से रखे। इसके बाद हम देखते हैं जोई जब घर पहुँचती है तो उसे भूख लगी थी। अभी हम देखते हैं वो फ्रिज के सामने एक स्टूल रख देती है और फ्रिज में रखा हुआ एक बोल उठा लेती है। वो सोच रही थी हमारे नेबर ने मुझे ये खाना दिया था, मुझे भूख लग रही है, चलो मैं इसे खा लेती हूँ। वो उसे लेकर उतर ही रही थी तभी उसके हाथ से वो बोल छूट जाता है और सारा खाना वहाँ पर बिखर गया था। इसके बाद वो उसको साफ करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एनन के अंकल और उनकी बेटी जोजो आ जाते हैं। फिर यहाँ पर एनन के अंकल उससे कहते हैं देखो हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो यहाँ पर जोजो अपने डैड से कहती है डैड ये एक छोटी बच्ची है तो इसे डराए नहीं, चलिए मैं इससे प्यार से बात करती हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जोजो उसके सामने बैठ जाती है, उसे बड़े प्यार से कहती है कि हम कोई बैड पर्सन नहीं, हम तुमसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहते हैं, तुम बस अच्छे से जवाब देना, तुम्हें जो कुछ भी है हमें बता दो। यहाँ पर जोई उससे कहती है पूछिए आपको क्या पूछना है। फिर यहाँ पर जोजो उससे कहती है तो बताओ तुम्हारी मॉम ने लॉकर की कहाँ रखी है। इस पर जोई टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो की तो टेबल पर रखी है। यहाँ पर जब एनन के अंकल उस की को देखते हैं तो यहाँ पर जोई से कहते हैं ये तो उस लॉकर की नहीं। फिर यहाँ पर जोजो से कहती है हम लोग इस की नहीं बल्कि लॉकर की बात कर रहे हैं। चलो प्यारी बच्ची बताओ तुम्हारी मॉम ने उसको कहाँ पे छुपा के रखा है। फिर हम देखते हैं जोई उनसे साफ मना करते हुए कहती है वो सामान मेरे ग्रैंडपा ने मेरी मॉम के लिए छोड़ा है तो मैं आपको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगी। और इसके लिए वो अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। हम देखते हैं जोजो जो उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी वो इस बात पर उसको एक स्लैप लगा देती है। उधर हम बोरेन के असिस्टेंट को देखते हैं जो यहाँ पर बड़ी खुशी से उस डीएनए रिपोर्ट को लेकर आ रहा था। यहाँ पर वो बोरेन के सामने आ जाता है, यहाँ पर आकर उससे कहता है रिपोर्ट्स आ गई। लेकिन यहाँ पर बोरान तो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो तुम। अभी यहाँ पर असिस्टेंट उसको बताता है वो बच्ची आपकी ही बच्ची है। इस पर तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर रिपोर्ट देखने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो याद कर रहा था एनन के अलावा तो उसकी जिंदगी में और कोई लड़की कभी आई नहीं, तो क्या वो एनन की बच्ची है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी रिपोर्ट देखने लग जाते हैं। वो रिपोर्ट देखकर बात कर रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस बच्ची को ढूंढना है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे। उधर हम एनन के अंकल को देखते हैं जिसने जोई को डरा के रखा हुआ था और उसके सारे घर को फैला दिया था और वो वहाँ पर की ढूंढ रहे थे। हम यहाँ पर जोजो को देखते हैं जो जोई को डरा कर कह रही थी तुम हमें बता दो वो की कहाँ पर है वरना तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगी। लेकिन यहाँ पर जोई भी उससे डरती नहीं है और कह देती है मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। हम देखते हैं जोई ने एक फोटो फ्रेम पकड़ रखा था। अभी यहाँ पर जोजो उसके हाथ से वो फोटो फ्रेम ले लेती है और उसको तोड़ देती है और वो की तो उसी फोटो फ्रेम के अंदर थी। जैसे ही वो फोटो फ्रेम टूटता है वो की बाहर आ जाती है। अभी हम देखते हैं जोई उस की को उठा लेती है और कहती है ये की आप नहीं ले सकते क्योंकि ये की मेरे मॉम की है। यहाँ पर तो जोजो से की मांगते हुए उसके सामने अपना हाथ कर देती है, कहती है चुपचाप ये चाबी मुझे दे दो। यहाँ पर जोई तो उसके हाथ पर काट लेती है। इस बात पर तो जोजो ने उसे जोर से हिट कर दिया था। यहाँ पर उसको इतनी तेज धक्का देती है कि जोई तो गिर जाती है। जोई को इस हाल में देखकर
देखकर जो जो डर जाती है और अपने डैड से पूछती है, डैड क्या ये मर गई? इस पर उसके डैड कहते हैं, अच्छा ही हुआ जो ये मर गई, इसके बाद हम यहाँ से की लेकर चले जाएंगे और ये बात किसी को पता नहीं चल पाएगी। और ये बोलते हुए वो उसको दोबारा हिट करने वाले थे ताकि वो पूरी तरीके से मर जाए। पर एलन के अंकल ऐसा करने ही वाले थे, तभी हम देखते हैं वहाँ पर बोरान आ जाता है। यहाँ पर उसकी हरकत पर उसको एक जोरदार तमाचा लगा देता है। फिर हम देखते हैं वो जोई के पास आकर उसे चेक करता है और छोटी बच्ची जोई के नाक से तो ब्लड निकल रहा था। यहाँ पर जब वो उसको उठा रहा होता है, जोई होश में आ जाती है। अब तभी उसको देखकर कहती है, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मैं कोई झूठी नहीं। यहाँ पर बोरान भी उससे कहता है, हाँ तुम ही मेरी बेटी हो। फिर हम देखते हैं एलन के अंकल उससे कहते हैं, तुम हो कौन, हमें बताओगे कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? यहाँ पर बोरान ने तो जोई को अपनी गोद में उठा रखा था, वो उसे लेकर जाने वाला था। तभी यहाँ पर एलन के अंकल उससे कहते हैं कि इससे कहो कि हमें चाबी देकर जाए। तब यहाँ पर जोई उससे कहती है कि डैड, मेरे ग्रैंडपा ने ये सामान मेरी मॉम को दिया था और ये की मेरी मॉम की है, तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं बोरान कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अभी हम देखते हैं वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है और उसके चलते गार्ड एलन के अंकल और उनकी बेटी की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर बोरान जोई को हॉस्पिटल लेकर आया था। यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बैंडेज कर देते हैं और बोरान को बताते हैं इसका घाव ज्यादा बड़ा नहीं है, ये फिक्र की कोई बात नहीं है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ इसकी डाइट बहुत पुअर है तो इसकी वजह से इसको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हम बोरान के पेरेंट्स को भी देखते हैं। यहाँ पर बोरान की मॉम ने तो जोई को अपनी गोद में उठा रखा था और यहाँ पर वो उसके लिए काफी सॉरी भी फील कर रही थी। वो सोच रही थी मेरी ग्रैंड डॉटर को तो ठीक से कुछ खाना भी नहीं मिल पाता। यहाँ पर वो जोई से कहती है, तुमने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर करा। यहाँ पर हम वॉरेन को देखते हैं जो सोच रहा था, मुझे लगता है कि एनन सिर्फ मेरे साथ ही क्रूअल है, लेकिन वो तो इतनी हार्टलेस है कि उसने अपनी बेटी की भी केयर नहीं की। तभी यहाँ पर वो जोई से पूछता है, क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारा ऐसे ख्याल रखती है? हम जोई को देखते हैं जो अपने डैड से कहती है, मेरी मॉम तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। पर जोई का ऐसा हाल देखकर बोरान उससे कहता है, क्या तुम इसे प्यार बोलती हो? हमारी मॉम को तो इतनी भी परवाह नहीं है कि तुम ठीक से खा पी रही हो या नहीं, तो तुम यहाँ पर कह रही हो कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पर जोई कुछ बोलती नहीं, वो सोच रही थी मैंने मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं डैड को कुछ नहीं बताऊंगी, इसलिए मैं इनको कुछ बता भी नहीं सकती। यहाँ पर हम बोरान को देखते हैं जो उससे कहता है कि तुम हमेशा याद रखना तुम्हारे पास में डैड है, मॉम नहीं। तो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं, तुम बच्ची को इस तरीके से डरा रहे हो। तो यहाँ पर उसको पीछे कर देते हैं और जोई के पास आकर कहते हैं, तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में घर चलोगी, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं। यहाँ पर जोई भी उनसे कहती है, हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ घर चलूंगी, लेकिन जो आप मुझे गिफ्ट देंगे ना वो बड़े होकर आपको रीपे कर दूंगी। इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं, जो कुछ हमारा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटे, तो तुम्हें हमें रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम जोई को घर पर देखते हैं। यहाँ पर बोरान जोई से कहता है कि देखो ये सारे गिफ्ट्स मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है। यहाँ पर तुम्हारी कुछ क्लोथ हैं जो तुम्हें अच्छे लगे वो तुम पहन लेना। यहाँ पर जोई सोच रही थी मॉम बिल्कुल सच बोल रही थी कि डैड तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो सोचने लग जाती है अगर मैं इनसे बोलूँ कि वो मॉम की हेल्प करें तो शायद ये मान भी जाए। तो यहाँ पर बोरान उससे पूछता है, तुम किस सोच में पड़ गई? यहाँ पर वो उसको कुछ जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हम उनको लंच करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर जोई टेबल पर फ्राइड राइस देखती है, उन्हें देखकर वो सोच रही थी ये तो मॉम के फेवरेट है। तो यहाँ पर वो बोरान से कहती है, क्या हम लेफ्ट ओवर को पैक करवा सकते हैं? पर बोरान उससे कहता है कि तुम उनका क्या करोगी? पर जोई कहती है कि मॉम को फ्राइड राइस बहुत पसंद है तो मुझे उनके लिए लेकर जाने हैं। यहाँ पर बोरान तो उसकी बात को सुनकर सैड हो जाता है, वो सोच में पड़ गया था कि उसने अपनी बेटी को किस हाल में रखा है। तो यहाँ पर वो जोई से कह देता है वो अपनी मॉम के लिए जो कुछ भी लेकर जाना चाहती है वो लेकर जा सकती है, हाँ अगली बार मुझसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं वो घर के बटलर से कहता है कि खाना पैक करो, ये कहते हुए कि मुझे कंपनी में कुछ काम है ये कहकर वो चला जाता है। के जाने के बाद जोई यहाँ पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कह रही थी कि मेरी मॉम को फ्राइड राइस बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर दोनों ही उसको बड़े प्यार से ओके बोलते हैं। हम देखते हैं वो बटलर के साथ बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर बोरान की मॉम उसके डैड से कह रही थी सारी गलती आपकी है। तो कहती है आप बोरान की रियल आइडेंटिटी नहीं छुपाते तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसको पुअर समझ के एनन ने उसको छोड़ दिया, नहीं तो आज वो दोनों साथ होते।
पर बोरान के डैड उनसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है सारी गलती मेरी है? मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। तभी यहाँ पर वो जोई के बारे में बात करने लग जाते हैं। कहते हैं लेकिन एनन ने जोई को बहुत अच्छे से एजुकेट किया। अगर जोई इस हाल में है, एनन के साथ जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो हम बटलर को देखते हैं जो जोई को कार में बिठा रहा था। यहाँ पर हम बोरान को देखते हैं जो उसको फॉलो करने लगता है। यहाँ पर जोई जिस कार में थी वो कार तो जेल के बाहर आकर रुकती है। ये देखकर बोरान तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो यहाँ पर हैरान था कि जोई यहाँ पर क्यों आई है। हम जोई को देखते हैं, यहाँ पर जेलर बाहर खड़ी थी। अब यहाँ पर जोई उनके पास आकर उनको लंच बॉक्स देती है। यहाँ पर जेलर तो उसे देखकर बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। वो उससे बड़े प्यार से पूछती है, मुझे बताओ तुम्हें हर्ट किसने किया। तभी यहाँ पर जोई उनसे कहती है, आप फिक्र ना करें, ये बस छोटा सा घाव है और इसके बारे में आप मॉम को मत बताना। उनको बता देना कि मुझे डैड मिल गए हैं और मैं उनके साथ उनके घर भी चली गई हूँ। यहाँ पर जोई जेलर को बता रही थी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी काफी ज्यादा नाइस हैं। वो कहती है कि सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मॉम से कहना कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी वरिड ना हो। वो ऐसा सब कुछ बोल ही रही थी, तभी वहाँ पर बोरान आ जाता है। तो यहाँ पर जोई से कहता है कि यहाँ पर तुम क्यों आई हो। तभी यहाँ पर जेलर जब बोरान को देखती है तो उससे अपना इंट्रो कराने लग जाती है और जोई कह रही थी ये मेरी मॉम की फ्रेंड है और बहाना बनाते हुए कहती है ये मेरी बहुत ज्यादा केयर करती है, तो ये फ्राइड राइस मैं इनके लिए लेकर आई हूँ। पर जेलर भी उसका साथ देते हुए हाँ बोल देती है। पर बोरान उससे कहता है मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता कि तुम्हारी मॉम की फ्रेंड पुलिस में है। पर वो जेलर कहती है ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। तभी हम देखते हैं बोरान जोई को अपनी गोद में उठा लेता है, कहता है इसकी मॉम कितनी ज्यादा केयरलेस है। यहाँ पर वो जेलर से कहता है एनन से कहना कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल मॉम नहीं। इस पर जेलर उससे कहती है क्या हुआ अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकती। यहाँ पर बोरान उससे कहता है उससे बोलना अगर उसको जोई से मिलना है तो वो पहले मुझसे मिलने आए, और ये कहकर वो उसको कार में ले आता है। यहाँ पर जोई उससे कहती है अगर मैं मॉम से मिलूंगी तो क्या आप अपसेट होंगे। यहाँ पर बोरान उससे कहता है वो तुम्हारी मॉम है, तो तुम जब चाहो उनसे मिल सकती हो। यहाँ पर जोई उससे कहती है अगर मॉम कभी डेंजर में हो तो क्या आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे। पर बोरान तो उसे साफ मना कर देता है। यहाँ पर जोई उससे कहती है मुझे पता है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं मॉम का नाम आपके सामने लेती हूँ। इस पर बोरान उससे कहता है अगर तुम्हें पता है तो मेरे सामने उसका नाम क्यों लेती हो। वह जोई कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे साथ रहें, इसी वजह से मैं उनकी बातें आपके सामने करती हूँ। यहाँ पर बोरान सोच रहा था मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एनन को चाहा, लेकिन उसने तो मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। तो यहाँ पर तो वो उसके बारे में सोचकर सैड होने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम एनन को देखते हैं। यहाँ पर जेलर उसको खाना दे रही होती है। यहाँ पर एनन जब देखती है वो फ्राइड राइस है तो यहाँ पर बोरान को याद करने लग जाती है। वो सोच रही थी फ्राइड राइस तो उसके फेवरेट थे। वो ये भी याद कर रही थी कि उसने बोरान के साथ में ब्रेकअप कैसे किया। अभी हम देखते हैं वो अपने पास्ट को याद कर रही थी, कैसे अपने अंकल के कहने पर उसने बोरान से ब्रेकअप कर लिया था। वो ये भी याद कर रही थी अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके अंकल बोरान को हार्म पहुंचा देते। पर हम एनन को स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर वो बोरान की फोटो देख रही थी, सोच रही थी अगर मैंने अंकल का कहना नहीं माना तो वो यहाँ पर बोरान की जान ले लेंगे। और यहाँ पर वो बोरान की फोटो को अपने पास रख लेती है। उसके बाद यहाँ पर उसके पास में बोरान आता है, बड़ी खुशी के साथ उसको वो लंच बॉक्स देता है और कहता है आज मैं तुम्हारे फेवरेट फ्राइड राइस लेकर आया हूँ। तभी यहाँ पर एनन उससे कहती है हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। तो बोरान उससे कहता है प्लीज ऐसा मत बोलो। तो यहाँ पर एनन उससे कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम पुअर हो और मैं रिच, और हम दोनों का कोई भी मेल नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ हम सनी को देखते हैं। यहाँ पर एनन उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। और यहाँ पर एनन तो ये सब कुछ बोरान को दिखाने के लिए कर रही थी। सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर बोरान तो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था एनन मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। इस में हम एनन को देखते हैं जो यहाँ पर रोते रोते राइस खा रही थी। उधर हम बोरान को भी देखते हैं जो यहाँ पर जोई को देख रहा था और उसकी भी आंखों में आंसू थे और वो यहाँ पर एनन को याद कर रहा था। यहाँ पर बोरान सोच रहा था अगर तुम मुझे चीट नहीं करती तो हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को साथ में बड़ा करते। नेक्स्ट सीन में हम जोई को उसकी ग्रैंड मॉम के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो उसको केक देती हैं और कहती हैं ये तुम्हारे लिए है तो तुम इसे खाओ और एंजॉय करो। पर जोई सोच रही थी अगर ये केक मैं डैड को दे दूं और उनसे कहूँ कि वो मॉम की हेल्प करे तो शायद वो मान जाए। फिर हम देखते हैं बोरान तो अपनी स्टडी में काम कर रहा था। तभी यहाँ पर जोई उसके पास आ जाती है। तभी यहाँ पर बोरान उसको देखता है और बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाता है। पर जोई उसे बताती है ये केक मुझे ग्रैंड मॉम ने दिया है लेकिन मैंने इसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया और ये केक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर बोरान भी उसकी बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी यहाँ पर जोई तो उससे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। वो सोच रही थी अगर उसके डैड खुश हो जाएंगे
तो वो उसकी सारी बात मानेंगे और उसकी मॉम को भी प्रोटेक्ट करेंगे। हम देखते हैं वो अपने डैड के हाथों का मसाज भी कर रही थी और कहती है डैड आप तो काफी थक जाते हैं तो मैं आपके हाथ दबा देती हूँ। यहाँ पर बोरान उससे कहता है जोई क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। पर जोई कहती है डैड क्या मैं आपको मॉम की स्टोरी सुनाऊं। पर बोरान उससे कहता है क्या तुम्हारी मॉम ने ऐसा बोलने के लिए बोला था कि तुम मुझसे उसकी बातें करो। पर जोई जब ना बोलती है तभी बोरान उससे कहता है कि वो तुमसे क्या चाहती है, क्योंकि बोरान को तो यहाँ पर ये लग रहा था कि एनन अपनी बेटी का यूज करके उसकी लाइफ में आना चाहती है। ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। यहाँ पर जोई उसको बताती है कि मेरी मॉम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो आपसे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहती। यहाँ पर बोरान उससे कहता है इसलिए उसने बुली होने के लिए दूसरों के पास तुम्हें छोड़ दिया। तुम अभी भी ये कह रही हो कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारी मॉम ने ही तुम्हें ये सिखाया है ना किसी को इस तरीके से गिफ्ट देकर अपनी बात मनवाओ। और वो तुम्हारी मॉम होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती क्योंकि वो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर जो नहीं करती। ऐसा बोलकर तो वो गुस्से में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जोई उससे कहती है मेरी मॉम के बारे में आप इस तरीके से बात ना करें। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको डैड बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। यहाँ पर बोरान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जोई से कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। यहाँ पर हम जोई को देखते हैं जो रोना शुरू कर देती है और वो कह रही थी डैड आपने मेरी मॉम को बहुत बुरा बोला और मैंने कहा अगर आप मेरी मॉम को बहुत बुरा बोलेंगे तो मैं आपको डैड नहीं बुलाऊंगी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर बोरान का असिस्टेंट आ जाता है और जोई को चुप कराते हुए कहता है ऐसे रोते नहीं। यहाँ पर जोई कह रही थी ये बैड डैड है, मुझे इनके साथ में बिल्कुल नहीं रहना। और वो रोते रोते कह रही थी मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। यहाँ पर बोरान भी उसको समझाते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे बताओ वो कहाँ रहती हैं, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर जोई उसको बता देती है कि मेरी मॉम जेल में है। यहाँ पर जोई की ये बात सुनकर बोरान तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी उससे कहता है जोई मुझे बताओ तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगा। अपने डैड को बताओ कि तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ पर जोई कहती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी मॉम सच में जेल में है। तो यहाँ पर बोरान तो उसकी बात बड़ी हैरानी से सुन रहा था और जोई बताती है कि उसका जन्म भी जेल में ही हुआ था। यहाँ पर तो वो दोनों ही उसकी बात सुनकर उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। फिर हम एनन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रोते हुए अपने पास्ट को याद कर रही थी। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सनी जब घर पहुँचता है तो वहाँ पर एनन को देखकर बुली करने लग जाता है और बताता है असल में तुम्हारे अंकल ने बोला है कि तुम्हें किसी काम के लिए फ्रेम करना है। यहाँ पर एनन तो उसे हिट करती है और उससे बड़े गुस्से में कहती है मेरे घर से चले जाओ। यहाँ पर हम सनी को देखते हैं जो बड़ी चालाकी के साथ में एक नाइफ उठा लेता है। यहाँ पर कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए वो चाकू एनन के हाथ में दे देता है और यहाँ पर जबरदस्ती उसके हाथों से अपने अंदर ही स्ट्रैप कर लेता है। असल में ये वाकया तो किसी की सोच के अनुसार पहले से ही प्लान था। हम देखते हैं वहाँ पर जो आती है एकदम हड़बड़ाती हुई। यहाँ पर शॉ को बताती है देखो एनन ने तो सनी को मार दिया। फिर इसके चलते यहाँ पर एनन को जेल हो जाती है और हम देख पाते हैं जेल में भी उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी और उसको बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स जेल में बुली किया करती थी। लेकिन मुश्किलों में भी भगवान हमारे लिए फरिश्ता भेज ही देता है और एनन की जिंदगी में वो फरिश्ता वो जेलर थी। जेलर की काइंडनेस के चलते यहाँ पर एनन इस नर्क से भी बदतर जेल में सरवाइव कर पा रही है और जेलर ये जानती थी कि एनन प्रेग्नेंट है और इसी वजह से एनन को ज्यादा तकलीफ ना हो तो वो उसके लिए एक सेपरेट सेल भी अरेंज करवा देती है। यहाँ हम देखते हैं जोई का जब जन्म होता है तो जेलर यहाँ पर एनन के साथ साथ जोई की भी केयर किया करती थी। रूल्स के मुताबिक जोई पूरे 5 साल तक अपनी मॉम के साथ जेल में ही रही। प्रेजेंट में हम जोई को उसके डैड के साथ में देखते हैं। यहाँ पर जोई अपने डैड से कह रही थी मेरी मॉम चाहती है कि मैं हमेशा सेफ रहूं और वो आपसे कुछ भी नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं बोरान यहाँ पर जोई से कहता है ओके अभी के लिए तुम अंकल के साथ जाओ और ये सारी इन्वेस्टिगेशन मैं अपने हिसाब से खुद करवाऊंगा। तभी हम जोई को देखते हैं जो यहाँ पर अपने डैड से पूछती है डैड क्या आप मेरी मॉम को जेल से निकलवाने में मदद करोगे। यहाँ पर बोरान उसको समझाता है और कहता है वो तुम्हारी मॉम है तो वो क्रिमिनल नहीं हो सकती, तुम बेफिक्र रहो सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद हम बोरान को देखते हैं जो इस विषय में इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए अच्छे से जुट जाता है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवाता है। इसके बाद हम असिस्टेंट को देखते हैं जो यहाँ पर बोरान के पास में इस केस से रिलेटेड एक फाइल लेकर आता है। यहाँ पर बोरान को वो बताता है एनन के अंकल ने उसकी एंगेजमेंट सनी से करा दी थी। जब सनी एनन के घर पर आया तो यहाँ पर दोनों ही आर्ग्यू करने लगे क्योंकि एनन चाहती थी कि सनी
ब्राइट प्राइस बढ़ाए और इसके चलते दोनों फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पर एनन ने उसको गुस्से में स्टैप कर दिया। ये सुनकर बोरान अपने सेक्रेटरी से कहता है एनन तो एन ग्रुप की इकलौती वारिस थी, तो ये उसके लिए ब्राइट प्राइस क्या वैल्यू रखती है, वो पैसों के चलते किसी को नहीं मार सकती। यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है कि स्ट्रेंज बात यह है कि उन्होंने लॉयर हायर नहीं किया, और मुझे लगता है जब वो प्रेग्नेंट थी तो बाहर की दुनिया में उनकी लाइफ को रिस्क था, इसलिए जेल में उन्होंने अपनी लाइफ को ज्यादा सेफ समझा। पर बोरान कहता है तुम ऐसा करो, एक बेस्ट लॉयर हायर करो। नेक्स्ट सीन में हम जोजो को देखते हैं जो यहाँ पर अपने डैड से कह रही थी केस तो रीओपन हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो कोर्ट को पता चल जाएगा कि ये केस तो फेक था, और एनन इस तरीके से बहुत जल्दी नहीं रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर जोजो को ये भी फिक्र हो रही थी कि सनी अपना मुंह खोल सकता है और वो सारी सच्चाई सबके सामने न बता दे। इस पर जोजो के डैड उससे कहते हैं तुम बेफिक्र रहो, सनी हमारे लिए काम करता है तो वो मुंह बिल्कुल नहीं खोलेगा, वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। इसके बाद हम एनन को देखते हैं जिसको फाइनली जेल से रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं वो बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, वो सोच रही थी वो बाहर आकर जोई से मिलेगी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर बोरान आता है और उसको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम एनन और बोरान को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर एनन बोरान को थैंक्स बोल रही थी। यहाँ पर एनन उससे कहती है तुमने मेरे लिए एविडेंस ढूंढे और मुझे जेल से रिहा करवाया, और इसके लिए मैं तुम्हें रीपे भी कर दूंगी। पर बोरान उससे कहता है अगर तुम रीपे ही करना चाहती हो तो अभी कर दो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं वो उसको कस्टडी के पेपर्स देता है। यहाँ पर वो कहता है देखो तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम जोई को अच्छे से नहीं पाल सकती क्योंकि तुम्हारे हालात ही ऐसे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ जोई अपनी लाइफ मेरे साथ में स्पेंड करे। यहाँ पर एनन भी सोच रही थी अगर जोई अपने डैड के साथ रहेगी तो उसकी लाइफ ज्यादा सेफ रहेगी, और इन्हीं ख्यालों के चलते वो उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। यहाँ पर बोरान बड़े गुस्से में था। यहाँ पर वो उसे अकड़ते हुए कहता है तुमने ये पेपर्स ठीक से नहीं पढ़े ना, तो इन्हें बिना पढ़े ही साइन कर दिए। असल में मैं इन पेपर्स पे ये भी लिखवा दिया है तुम फ्यूचर में जोई से कभी भी नहीं मिल सकती। यहाँ पर एनन कहती है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि जोई तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सेफ रहेगी, और मैं भी जोई की मॉम हूँ और इसके चलते तुम भी मुझ पर भरोसा करते ही होगे, और मैं जानती हूँ तुम मुझे जोई से मिलने के लिए नहीं रोकोगे। पर बोरान कहता है मैंने भी तो तुम पर कितना ट्रस्ट किया था और मुझे यकीन था कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन इसके चलते तुमने क्या किया, अपनी असलियत दिखाई दी, इससे तुमने ये साबित कर दिया कि तुम किसी की भी नहीं हो सकती। अब तुम मुझे बताओ मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर करना ये मैटर करता भी है या नहीं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एनन उससे कहती है कि सॉरी, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, असल में मैं तुम्हें सेफ देखना चाहती थी और इसी वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप किया। हम देखते हैं बोरान तो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। यहाँ पर वो उसको कस के पकड़ लेता है और फिर एकदम से झटक देता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, पर हाँ मेरी परमिशन के बिना तुम जोई से नहीं मिल सकती। यहाँ पर एनन उसकी बात पर ओके बोल देती है और ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है। हम देखते हैं असिस्टेंट के साथ में जोई खड़ी थी। यहाँ पर वो जोई को बड़ा सैड देखती है, उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो। यहाँ पर जोई तो उसको सेफ की देती है। यहाँ पर एनन उससे कहती है कि तुम हमेशा अपने डैड के साथ रहोगी और अपनी डैड की बात जरूर मानना। तभी हम देखते हैं एनन वहाँ से जब जाने लगती है तभी जोई तो रोते रोते उसके पीछे आती है और उसको हक करते हुए कहती है मॉम मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन यहाँ पर एनन जोई की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एनन को एक क्लब में देखते हैं। यहाँ पर वो उसने शेयर होल्डर्स को बुला रखा था। यहाँ पर अंकल को भी ये बात पता चल जाती है और वो भी जोजो के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं तुम लोग कंपनी से बाहर कोई मीटिंग नहीं कर सकते। फिर एक शेयर होल्डर उसे बताता है कि हम तो यहाँ पर और बात करने आए थे, कंपनी से रिलेटेड हमने यहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं की है। लेकिन यहाँ पर दूसरा शेयर होल्डर कहता है ये कंपनी की सीईओ है तो हम जो चाहे वो बात कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एनन के अंकल तो इस बात पर कहने लग जाते हैं अपने भाई की जगह 6 साल से कंपनी का इंचार्ज तो मैं ही हूँ, तो कंपनी में जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। और रही बात कंपनी के सीईओ की तो अब से कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा। हम शेयर होल्डर को देखते हैं जो यहाँ पर बात कर रहा था कि हमारे सारे इन्वेस्टर्स तो कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं, हमारी एक ही शर्त है जो तुम दोनों में से बड़ा इन्वेस्टर लेकर आएगा वही कंपनी का सीईओ बनेगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पर डील होती है कि जो इन दोनों में से कम बड़ा इन्वेस्टर लेकर आएगा वही कंपनी का सीईओ बनेगा। नेक्स्ट सीन में हम एनन को देखते हैं जो अपने डैड के सारे पुराने फ्रेंड्स के पास गई थी। यहाँ पर वो उनको अपना प्रोजेक्ट भी दिखाती है क्योंकि एनन इतने सालों से जेल में थी तो यहाँ पर कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी रेपुटेशन इस वजह से काफी बुरी तरीके से इफेक्ट हुई थी। यहाँ पर एनन तो काफी ज्यादा सैड हो रही थी। तभी यहाँ पर वो 2 वर्कर्स को बात करता हुआ सुनती है। यहाँ पर वो लोग बुरहान के बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं वो इतने सालों बाद चाइना लौटा है, जिस किसी कंपनी में
इन्वेस्ट करेगा उस कंपनी की तो चांदी की चांदी हो जाएगी। यहाँ पर उनकी बात को सुनकर वो सोच रही थी क्या ये लोग बुरान के बारे में बात कर रहे हैं। वह एनन सोचती है वो तो कॉलेज कैंटीन में जॉब किया करता था और उसके पास तो ट्रीट देने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, वो कहाँ इतना रिच हुआ करता था और फू ग्रुप तो कितना पुराना है। ये सब सोचते हुए वो यहाँ पर फू ग्रुप का नंबर ले लेती है। तो यहाँ पर जब वो कॉल करती है तो असिस्टेंट फोन उठाता है और यहाँ पर वो अपॉइंटमेंट के लिए बोलती है। देखते हैं असिस्टेंट ये बात बोरान को बताता है। वह बोरान अपने असिस्टेंट से कहता है उससे कहो कि वो रात के 8 बजे मुझे क्लब में मिलने आए। यहाँ पर असिस्टेंट भी एनन को टाइम दे देता है। यहाँ पर असिस्टेंट को देखते हैं जो यहाँ पर बोरन से पूछ रहा था क्या वो एनन की मदद करेगा। यहाँ पर बोरन तो साफ साफ कह देता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस वहाँ पर तमाशा देखूंगा। सीन में हम एनन को देखते हैं जो रात में क्लब पहुँच गई थी। फिर हम जोई को भी देखते हैं जो बटलर के साथ बाहर आई थी। ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे और इनकी कार क्लब के बाहर ही खड़ी थी। यहाँ पर जोई अपनी मॉम को देख लेती है, तभी वो भागकर बाहर चली जाती है। यहाँ पर बटलर उसका पीछे तो आता है लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाता। तभी इसके चलते वो यहाँ पर बोरान को कॉल करता है। फिर हम बोरान को देखते हैं जो ये सुनकर बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है। वो कहता है कि कुछ भी करो, किसी भी हाल में जोई को ढूंढो। इधर हम एनन को देखते हैं जब वो क्लब पहुँचती है तो यहाँ पर एक वेटर उससे पूछता है क्या आप यहाँ पर मिस्टर फू से मिलने के लिए आई है। एनन भी उसकी इस बात पर हाँ बोल देती है। उसके बाद हम देखते हैं वेटर उसको एक रूम में ले आता है। यहाँ पर जोजो एक रिच मैन के साथ बैठी हुई थी। ये देखकर एनन वहाँ से जाने लगती है। हम देखते हैं वहाँ पर गार्ड्स खड़े थे और इसके चलते वो वहाँ से जा नहीं पाती। यहाँ पर जोजो उससे कहती है एनन मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर मिस्टर फू से मिलने के लिए आई हो, तुम चाहे रात भर यहाँ रुक जाओ लेकिन तुम मुझसे नहीं मिल सकती। अपने पास में बैठे पर्सन को बताते हुए कहती है कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पर्सन भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक करनी पड़ेगी। यहाँ पर एनन भी उसकी बात मानते हुए ड्रिंक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम जोजो को देखते हैं जो गार्ड से कहती है इसे पकड़ लो। वह गार्ड्स भी उसको पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोजो उसकी वाइन में ड्रग मिला देती है। यहाँ पर वो उसका मुंह पकड़कर जबरदस्ती उसको पिला रही होती है। अभी यहाँ पर एनन जब उसको हिट करती है और यहाँ पर वाइन भी वो गिर जाती है। इस बात पर जोजो तो एकदम तिलमिला जाती है और उसको यहाँ पर बुली भी कर रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पीछे से जोई भी आ जाती है। यहाँ पर जोई जोजो से कहती है कि तुम मेरी मॉम से दूर रहो। अभी यहाँ पर वो पर्सन जो उसके साथ में था बताती है ये वही लड़की है जिसके पास में लॉकर की है। अभी यहाँ पर वो कहता है अपने गार्ड से इस लड़की को पकड़ लो। यहाँ पर वो लोग उनको परेशान कर रहे थे ये कहते हुए कि हमें लॉकर की दो। यहाँ पर जोई गार्ड के हाथ पर काट लेती है और इधर एनन ने तो पर्सन के हाथ पर काट लिया था। यहाँ से एनन और जोई दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हम उस पर्सन को देखते हैं जो यहाँ पर आकर उसको हिट करने लग जाता है। अब यहाँ पर बोरन आकर उसको एक जोरदार लगाता है। यहाँ पर असिस्टेंट जोई को उठाकर अपने साथ बाहर ले जाता है। अभी यहाँ पर बोरन तो उस पर्सन को मारने लग जाता है। यहाँ पर जोजो गार्ड से कहती है देख क्या रहे हो, इसको मारो जरा। इस बात पर तो जो पर्सन उसके साथ था वो उसको एक जोरदार लगाता है और कहता है तुम नहीं जानती यही तो मिस्टर फू है। माचा इतनी जोरदार था कि यहाँ पर जोजो ने तो अपना मुंह पकड़ रखा था। तभी इधर हम बोरान को देखते हैं जो अपने गार्ड से कहता है कि इस पर्सन के हाथ काट दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को टच करने की। अभी हम एनन को देखते हैं जो कह रही थी ये काम मैं करूंगी। यहाँ पर वो उसके हाथ को हर्ट करती है। यहाँ पर जब वो नाइफ जोजो को दिखाती है तो वो डर के मारे ही बेहोश हो गई थी। गार्ड उसको उठाकर ले जाते हैं। देखते हैं सब लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर एनन बोरान से पूछती है क्या तुम ही मिस्टर फू हो। इस पर वो भी हाँ बोलता है। बस सुनकर एनन तो काफी गुस्से में आ जाती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है अगर तुम मुझे झूठ नहीं बोलते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। इस पर बोरान उससे कहता है क्या मेरे गरीब होने के कारण तुमने मुझसे ब्रेकअप किया। पर एनन उससे कहती है अगर तुम मुझे बताते कि तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है कोई भी तुम्हें आसानी से हर्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं कभी जेल जाती और जोई का वहाँ पर जन्म होता। यहाँ पर ये बात कहते हुए वो रोते हुए चली जाती है। जाने के बाद हम बोरन को देखते हैं जिसको एनन की कोई भी बात समझ नहीं आई थी। सोच रहा था ये क्या कहकर चली गई। के बाद हम देखते हैं बोरन के सेक्रेटरी जब वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है एनन यहाँ पर मुझे ब्लेम कर रही थी कि वो मेरे कारण जेल गई क्योंकि उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसी के चलते उसने इतना ज्यादा सफर किया। तो उनका असिस्टेंट वहाँ पर कहता है मैं इस बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ, यही कि एनन को जेल क्यों भेजा गया। के बाद हम एनन को देखते हैं जो रोड पर खड़े होकर कुछ खा रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था कल शेयर होल्डर की मीटिंग है, बस भगवान बीच का रास्ता निकल जाए। वहीं हम बोरान और उसके सेक्रेटरी को कार में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी उससे कहता है सही में आप इनकी मदद नहीं करने वाले हो। पर बोरान कहता है मैं क्यों जहमत उठाऊंगा,
बाय द वे इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? इस पर सेक्रेटरी कहता है बहुत कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वोरन उससे कहता है जरा जल्दी करो। तो हम देखते हैं एक छोटी बच्ची एनन के पास में आती है और कहती है आंटी आपकी हेयर पिन बहुत अच्छी है, क्या मेरे स्कार्फ के बदले में आप इसे दे सकती हो? इस पर एनन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये हेयर पिन वैसे ही ले सकती हो। फिर वो बच्ची कहती है आंटी मेरी मॉम ने कहा है कोई भी चीज फ्री नहीं लेनी चाहिए, अगर आप ये स्कार्फ नहीं लोगी तो मैं भी आपकी हेयर पिन नहीं लूंगी। इस पर एनन भी उसका स्कार्फ ले लेती है और वो बच्ची हेयर पिन लेकर दौड़ी दौड़ी वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एनन उस स्कार्फ को बड़ी खुशी से पहन लेती है। सीन में हम देखते हैं वो बच्ची वो हेयर पिन तो बोरान के हाथ में जाकर थमा देती है। यहाँ पर बोरान उस बच्ची को लॉलीपॉप देता है। नेक्स्ट सीन में हम एनन को देखते हैं जो एक होटल में किसी पर्सन से मिलने के लिए आती है। दरवाजा खोलने के बाद चेक करता है कहीं कोई और तो नहीं है। तभी यहाँ पर एनन तो अंदर आ जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर जो भी आ गई थी और वो कह रही थी एनन ने एक बुढ़े आदमी के साथ में रूम बुक करा है। फिर वो देखती है यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। तो बोरन को पता चलता है कि यहाँ पर एनन इस तरीके से आई है तो उसके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अंदर का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है एनन अपने डैड के फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पर वो उससे कह रहे थे मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ लेकिन तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो उसको कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं और कहते हैं मैं बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एनन उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम बोरोन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। फिर उसके पास में एनन और उसके अंकल की फोटो आ जाती है जिसको देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं बोरोन भी उसी रूम में पहुंच जाता है एनन के पास। उसे देखकर एनन उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर बोरोन उससे कहता है तुम किसी और आदमी से होटल में मिलने क्यों आई हो? लेकिन यहाँ पर एनन तो उससे कह रही थी तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो उसका हाथ झटक देती है। हम देखते हैं बोरोन तो बहुत ज्यादा जेलस था और वो फोर्सफुली एनन को किस करने के लिए जाता है लेकिन वो तो उसे खुद से दूर करके एक स्लैप लगा देती है। देखते हैं यहाँ पर बोरोन तो उसके कैरेक्टर पर भी क्वेश्चन कर देता है और उससे ये भी कहता है तुम किसी रैंडम इंसान के साथ जाने के लिए तैयार हो लेकिन मेरे साथ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अच्छे से पे नहीं करूंगा? यहाँ पर एनन भी कह देती है तुम यही सोचते हो ना कि मुझे इस चीज का डर है तो यही बात है, तो बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें। पर बोरोन उससे कहता है वैसे कितने होंगे? तो एनन बोल देती है 1 बिलियन। यहाँ पर बोरोन उससे कहता है तुम इतना वर्थ नहीं करती। पर एनन कहती है मुझे परेशान करना बंद करो और फिर वो अपना सामान लेकर जाने लगती है। तो यहाँ पर वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? एनन कहती है किसी ऐसे को ढूंढने जो पूरे मुझे 1 बिलियन दे सके। एनन वहाँ से जाने लगी थी तभी बोरोन उससे कहता है यहाँ से जाने की हिम्मत भी मत कर लेना, मैं एक इकलौता इंसान हूँ जो इस टाइम पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो तुम आखिरकार मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो मदद के लिए? पर एनन उससे कह देती है क्योंकि मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहती, इसलिए अब तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। ये बोलकर एनन तो चली जाती है और पीछे से बोरोन कह रहा था तुम्हें शांति से तो कुछ सुलझाना आता ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोरोन एक कैफे में बैठा होता है तभी वहाँ पर उसके पास में उसका सेक्रेटरी आता है, बताता है एनन की उसके शेयर होल्डर के साथ में मीटिंग है लेकिन अभी तक उसे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिली है। यहाँ पर असिस्टेंट उससे पूछता है क्या अभी भी आप उसकी मदद नहीं करोगे? वह बोरोन कहता है ओ मदद। तभी सेक्रेटरी उससे कहता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर वो ड्रिंक उठाकर करने लग जाता है। यहाँ पर बोरोन बताता है मैंने ऑलरेडी बिल में 1 मिलियन ऐड कर दिया है। यहाँ पर सेक्रेटरी तो ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है आपने ऐसा क्यों करा? वह बोरोन कहता है वो मुझसे मदद मांगने के लिए नहीं आई ना, वो उसमें इतनी ही अकड़ है तो मैं चाहता हूँ कि वो और ज्यादा परेशान हो। पर सेक्रेटरी तो ये सब कुछ जानने के बाद बड़ा शॉक था। यहाँ पर बोरोन तो बोले जा रहा था उसने ही सबसे पहले मुझे बिट्रे करा, अगर वो मुझसे मदद मांगती तो मैं उसकी मदद क्यों नहीं करता भला, और वो तो किसी ओल्ड मैन के साथ में होटल में चली गई। पर असिस्टेंट बताता है मैंने चेक किया था वो पर्सन तो असल में उसके डैड का असिस्टेंट था, वो बिल्कुल उसको अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करता है। और जरा एक बार सोचिए तो ये कि आपको इसके बारे में बताया भी किसने है? हो सकता है वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल केट करना चाहता हो। यहाँ पर बोरोन तो कुछ न समझते हुए कह देता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये बात किसने बताई है, बात बस इतनी है कि वो उस ओल्ड मैन के साथ उस रूम में गई थी, ये चीज एक फैक्ट है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी बोरोन को सलाह देता है आप कोई भी डम
चीज मत करना। अगर आप इस बारे में और ज्यादा छानबीन करेंगे तो आपको और कुछ मिल जाए। इस पर तो वोरन कह देता है अब इस टॉपिक पर बात करने के लिए रह ही क्या गया है, उसे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है और वो मेरे साथ कभी रहना भी नहीं चाहती। यहाँ पर असिस्टेंट उससे कहता है आपको शायद उसके लिए सॉरी फील होगा। इस पर वोरन कहता है रिग्रेट वो शब्द तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। इसके बाद हम सनी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ में था और यहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि उसने किस तरीके को एनन को जेल भिजवा दिया था। आज उसकी शेयर होल्डर वाली मीटिंग में उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये भी हो सकता है कि उसका बिजनेस सारा का सारा ठप हो जाए, वो इस इंडस्ट्री से शायद निकल ही जाए। यहाँ पर सनी ये भी रिवील करता है कि कितनी चालाकी से उसने उसके हाथ से ही खुद को स्ट्रैप करवा लिया और किस तरीके से उसके अंकल ने उसका ब्रेकअप भी करवा दिया था, कितना ज्यादा उसको ब्लैकमेल करके। लोग एनन के बारे में बहुत ज्यादा बेकार बेकार स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे थे। यहाँ पर देखते हैं बोरोन और उसका सेक्रेटरी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। इस पर तो बोरोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही चलकर सनी की तरफ जाता है। यहाँ पर तो वो खींचकर तुरंत उसे एक पंच लगा देता है। नेक्स्ट हम शेयर होल्डर की मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एनन पहुँच चुकी थी, पर वो एक टेक्नोलॉजी के बारे में रिवील करती है और सभी शेयर होल्डर्स इस बारे में जब सुनते हैं तो वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं और कहीं ना कहीं वो उससे इम्प्रेस हो चुके थे। फिर वहाँ पर जोजो और उसके डैड आ जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि सीईओ कौन बनेगा इस चीज के बारे में इतनी जल्दी डिसाइड ना करें क्योंकि यहाँ पर अभी बाकी कुछ रिवील होना रह गया है। यहाँ पर सभी लोग बात करने लग जाते हैं हाँ सीईओ तो वही बनेगा जो इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तो यहाँ पर जोजो एनन से कहती है वैसे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कहाँ है। तो एनन बताती है उसके पास में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस पर उसके अंकल कहते हैं ओह तुम तो इस वजह से सीईओ नहीं बन पाओगी, तो तुम्हारे शेयर हैं वो भी दूसरे के पास में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर वो अनाउंस करने ही वाले थे कि अब नया सीईओ कोई और होगा। तो यहाँ पर एनन बीच में बोलते हुए कहती है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आ पाई तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं हार गई। पर उसके अंकल कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए हारना इतना आसान नहीं है, लेकिन देखो इस सब के बीच में अब आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। कि अंकल तो उससे ये तक कह देते हैं कि तुम 6 साल तक जेल में रहकर आई हो और तुम्हें अब पता भी नहीं होगा कि कंपनी को कैसे चलाते हैं। पर शेयर होल्डर भी कहते हैं सॉरी यंग लेडी, हमें भी लगता है कि तुम्हारे अंकल इस पोजीशन के लिए ज्यादा बेहतर हैं। तो यहाँ पर जोजो भी ज्यादा बनते हुए कहती है वो एनन को हर मंथ पॉकेट मनी तो दे दिया करेगी जिससे उसका खर्चा चल पाए। यहाँ पर सारे के सारे शेयर होल्डर्स एनन के खिलाफ हो चुके थे। यहाँ पर एनन हाफ स्माइल करती है और एक पीछे से रिपोर्ट उठा कर लाती है, कहती है कुछ भी कहने से पहले आप इसको देख लीजिए कि किस तरीके से उसके अंकल और जो कंपनी के एसेट्स को कितनी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। सुनकर उसके अंकल कहते हैं तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। पर एनन कहती है ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है आप एक्सपोज हो चुके हो। तो यहाँ पर एनन शेयर होल्डर से कहती है अब आप अपना डिसीजन अच्छे से ले लीजिए। तो यहाँ पर एक पर्सन कहता है अभी तक हम जिसको गलत समझ रहे थे वो गलत था ही नहीं। यहाँ पर अंकल से भी क्वेश्चन किया जाता है ये सब क्या देख रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर अंकल तो कह रहे थे उन्हें गलत समझा जा रहा है। पर एक शेयर होल्डर कहता है हमारी आंखों के सामने तो अब सब कुछ है, हमने तो हम सभी को कितना ज्यादा बिट्रे करा है। देखते हैं एक शेयर होल्डर तो बड़े गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। यहाँ पर एनन को तो अभी भी कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक शेयर होल्डर रिपोर्ट पढ़ के बताता है कि नया सीईओ कौन बनेगा। बताया जाता है कि एनन के अंकल ही नया सीईओ बनेंगे। ये बात सुनते ही एनन के अंकल के चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। यहाँ पर जोजो कह रही थी अब एनन का खेल तो बिल्कुल खत्म है, पहले मैं इस पे थोड़ा रहम खाने के बारे में सोच रही थी लेकिन अब तो ये बस एक होमलेस डॉग बन के रह जाएगी। तो यहाँ पर एनन सोच रही थी उसने कितनी ज्यादा मेहनत की लेकिन अब तो सब कुछ एकदम वेस्ट हो गया और अब कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पर अंकल भी कहते हैं देखो ये सब लोग अभी मेरे खिलाफ हो गए थे लेकिन अब ये सब मेरे पीछे आ गए हैं। यहाँ पर शेयर होल्डर कह रहे थे आफ्टर ऑल आप हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट जो लेकर आए हो। सभी शेयर होल्डर यहाँ पर कहते हैं कि सबकी सहमति से अब एनन के अंकल को ही नया सीईओ बनाया जाएगा। अंकल तो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर एनन से कहता है कंपनी की सेफ्टी के लिए अभी आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए, तो ये कंपनी की सेफ्टी की आप हमें सौंप दें। पर एनन कहती है ये कंपनी उसकी डैड की मेहनत का नतीजा है, वो इतनी आसानी से इस कंपनी को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगी। पर अंकल कहते हैं मैं इस कंपनी के लिए कितना सारा इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी हक नहीं है अपना कुछ मांगने का। जोजो भी कहती है अब ये बेकार से एफर्ट डालना छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर एनन तो अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि उसके डैड का हार्ड वर्क है और वो इस कंपनी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। शेयर होल्डर उससे कहते हैं कि इस कंपनी को आप छोड़ के चली जाओ, आपके लिए यही बेहतर होगा। पर जोजो उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो हार्श होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। पर वो एनन की तरफ आती तो है लेकिन यहाँ पर एनन उसको एक थप्पड़ लगा देती है। इस बात पर जोजो के डैड तो एकदम बड़ा सा सीन क्रिएट कर देते हैं और सारे शेयर होल्डर से कहते हैं देख रहे हो इसको, अब तो ये हाथापाई पर उतर आई, जल्दी से
से पकड़ो इसको और पनिश करो। यहाँ पर एनन तो कह रही थी छोड़ दो मुझे, ये लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जोजो उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम एक किलर हो और तुम्हारा तो कुछ भी भरोसा नहीं कि तुम क्या क्या कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड की इंसल्ट करने की। यहाँ पर जोजो ने तो एनन को पकड़ रखा था और उसके डैड के बैग में सेफ्टी की ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर नहीं मिलती तो ये लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिरकार वो सेफ्टी की कहाँ पर होगी। यहाँ पर जोजो एनन से कहती है चुपचाप से मुझे ये सेफ्टी की दे दो, नहीं तो मुझे इसको लेने का तरीका आता है। फिर हम देखते हैं जोजो एनन से वो सेफ्टी की लेकर अपने डैड को दे देती है। पर तो एनन के अंकल उससे कहते हैं तुम तो कितनी बड़ी बड़ी ढींगे मार रही थी, जरा खुद को देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। फिर हम देखते हैं एनन के अंकल एक नाइफ निकालते हैं और वो एनन की बॉडी में स्टैब कर देते हैं। कहते हैं अब तुम बिल्कुल भी बर्थ नहीं करती हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बोरोन आ गया था और वो आकर एनन को संभालता है। वहाँ पर एनन बेहोश होने से पहले कहती है कि तुमने मुझे हार्म क्यों किया। पर बोरोन तो भी उसको अपने साथ ले जाता है। कि जाने के बाद यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे ये तो मिस्टर फू थे, हमने इनसे कोई बड़ा पंगा ले लिया। यहाँ पर शेयर होल्डर्स भी रिपोर्ट चेक करने लग जाते हैं और अंकल सोच रहे थे क्या फिर से कोई गड़बड़ हो गई। पर अंकल तो पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं बोरोन का सेक्रेटरी उसे कॉल आउट करता है। अंकल तो कह रहे थे अब मैं सीईओ हूँ। सेक्रेटरी उससे कहता है तुमने किसी को मारने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर उसको गार्ड से भी पकड़वा देता है। यहाँ पर सेक्रेटरी अंकल से वो सेफ्टी की भी ले लेता है तो वहाँ से ले जाया जाता है और सेक्रेटरी यहाँ पर सभी से कहता है अगर यहाँ पर किसी ने भी कुछ गड़बड़ की तो सीधा सीधा समझना कि वो मिस्टर फू से ही पंगा ले रहा है। सीन में हम बोरोन और एनन को हॉस्पिटल में देखते हैं। पर एनन फेंट थी और यहाँ पर बोरोन उसके पास में ही बैठा हुआ था और वो याद कर रहा होता है उससे किस तरीके से एनन ने कहा था कि वो उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती। यहाँ पर बोरोन एनन के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, आई होप तुम मुझे एक और चांस दे दो। हम देखते हैं एनन अपने होश में आ जाती है और वो बैठती है। यहाँ पर वो बोरोन को बताती है पहले मैंने तुमसे ब्रेकअप करा क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, प्लीज मुझसे मेरे डैड की कंपनी मत छीनना। वह बोरोन उससे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ पर बोरोन एनन के हाथ में वो सेफ्टी की देता है और कहता है ये रखो और कोई भी तुमसे किसी भी हाल में तुम्हारी कंपनी नहीं छीनेगा। यहाँ पर एनन भी वो सेफ्टी की ले लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर बोरोन उससे कहता है देखो तुम मुझे इस तरीके से थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत करो, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील हो रहा है। पर एनन कहती है मैं 5 साल तक जेल में रही लेकिन कभी भी मुझे अपनी चॉइस पर रिग्रेट फील नहीं हुआ। वो बताती है मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ बिताए हुए समय को याद करती रहती थी और उससे मुझे काफी ज्यादा बेहतर महसूस होता था। लेकिन जब मैं बाहर आकर तुमसे मिली तब मुझे पता चला कि तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं। वहाँ पर एनन की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बोरोन से बहुत नाराज है। यहाँ पर बोरोन उसको समझाने की कोशिश कर रहा था और कहता है ये सब कुछ मैंने अपने दिल से बिल्कुल नहीं किया। फिर वो कहता है तुम मुझे एक और चांस दे दो, मैं अपना बेस्ट करूंगा और तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर एनन कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर बोरोन उससे कहता है कि अभी तुम आराम करो और उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं एनन तो उसके बजाने के बाद रोना शुरू कर देती है। हम देखते हैं जब बोरोन बाहर आता है तो सेक्रेटरी जोई को लेकर आ गया था। वहाँ पर जोई बोरोन से कहती है डैड मॉम कैसी है। वो उससे कहता है मॉम होश में आ गई है और अब वो आराम कर रही है। यहाँ पर जोई जब पूछती है कि मॉम आपसे नाराज है तो वो कहता है हाँ क्योंकि डैड ने उनको बहुत ज्यादा निराश कर दिया है। वो कहता है क्या तुम मॉम से बोलोगी कि वो मुझे माफ कर दे। पर तो जोई उससे कह देती है अगर आपने गलती करी है तो आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करना कि आप मॉम को मना लो। ये कहकर वो उसके हाथ में फूंक भी मारती है। तो यहाँ पर बोरोन जोई से कह रहा था मेरी वजह से तुम्हें प्रिजन में बड़ा होना पड़ा। जोई अपने डैड से कहती है प्रिजन में मेरी लाइफ बिल्कुल भी टफ नहीं रही, इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी सॉरी फील ना करें। यहाँ पर जोई कहती है मैं मॉम के पास जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए और तभी यहाँ पर वो उसके रूम में चली जाती है। इसके बाद जोई को हम एनन के पास में देखते हैं। यहाँ पर वो उससे कह रही थी मॉम क्या आपको पेन हो रहा है। इस पर एनन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी यहाँ हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। इसके बाद जोई यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है आप डैड को माफ कर दीजिए और फिर उसके बाद हम तीनों साथ में रहेंगे। यहाँ पर एनन तो उसे कह देती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और बेटा तुम्हें किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। इस पर जोई कहती है मॉम मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली साथ में ही रहे और हम लोग हमेशा खुशी से रहें। फिर वो कहती है अगर हम साथ में रहेंगे तो पूरे वीक साथ में रहेंगे और वीकेंड पर ग्रैंड माँ को भी विजिट करने के लिए जाएंगे। पर एनन उससे कहती है जोई तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और यहाँ पर जोई अपनी मॉम को हक कर लेती है। यहाँ पर एनन तो इन सारी बातों के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल थी। देखते हैं बोरोन भी ये सारी बातें सुन रहा था, उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट था अपने किए हुए बिहेवियर पर उसका सेक्रेटरी कहता है मैंने तो आपसे कहा ही था, लेकिन आपकी डिक्शनरी में रिग्रेट वर्ड तो था ही नहीं। कि इस बात पर बोरोन तो अपने सेक्रेटरी को घूर कर देखने लग जाता है।
वहाँ से बोरोन के जाने के बाद सेक्रेटरी कह रहा था अब मैं इन लोग का क्या करूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं एलन जब सो रही होती है तो यहाँ बोरोन उसके पास में ही बैठा होता है। यहाँ पर वो उठ जाती है तो उसे अपना हाथ पीछे कर लेती है। पर बोरोन उसको देखता है और कहता है तुम उठ गई, अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है या फिर कुछ भी खाने का मन है तो तुम मुझे बता सकती हो। पर एलन जब कोशिश कर रही थी तो देखकर बोरोन कहता है तुम्हें वॉशरूम जाना है ना, मैं ले चलता हूँ। यहाँ पर बोरोन उसको उठा लेता है और एलन उससे कह रही थी मुझे नीचे उतारो, पर वो कहता है डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम चल फिर नहीं सकती कि ऐसा करने से तुम्हारे घाव पर असर पड़ेगा, बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है। पर बोरोन कहता है देखो रात हो रही है और सारी की सारी नर्स बहुत ज्यादा बिजी हैं, तुम्हें क्या लगता है इतने से काम के लिए मैं उन्हें परेशान करूंगा। उससे ऐसा बोलकर वो एनन को अपने साथ ही ले जाता है। उसके बाद वो उसको दोबारा से बेड पर लिटा देता है। यहाँ पर एनन उससे कहती है अब तुम जाओ, दोबारा से यहाँ पर मत आना। यहाँ पर बोरोन उससे कहता है देखो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। इस पर तो एनन उससे कहती है ऐसा करके तुम साबित क्या करना चाहते हो, चलो अब निकलो यहाँ से। पर बोरोन उससे कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पर एनन तो लेट जाती है। यहाँ पर बोरोन सोच रहा था तुम मुझे माफ करो या फिर ना करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। इसके बाद हम जोई को सेक्रेटरी के साथ में देखते हैं और सेक्रेटरी कार के ट्रंक में से कुछ सामान लोड आउट कर रहा था। उसी दौरान उसके पीछे से जोई को कोई किडनैप करके ले जाता है। इसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरी तुरंत दौड़ा दौड़ा बोरोन और एनन के पास आता है। उन्हें बताता है जोई को कोई किडनैप करके ले गया है। सीन में हम जोई को देखते हैं जिसको सनी और जोजो ने किडनैप कर लिया था। यहाँ पर तो सनी उसको रॉड से हिट करने ही वाला था, तभी यहाँ पर जोजो उसको रोकती है। उसे कहती है अभी इसको हिट मत करो, अगर तुमने इसको हिट करके इसे मार दिया तो फिर इसके बाद हमें पैसे कौन देगा। पर तो सनी कह रहा था मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। इस बात पर जोजो तो उसको एक चांटा लगा देती है। कहती है हाँ फिर तुम अकड़ दिखा लो, बाद में कटोरा उठाकर भीख मांगते रहना। उसके बाद में तो इन दोनों के ही बीच में बहस होने लग गई थी। अभी यहाँ पर झगड़े के बाद ये लोग एक निष्कर्ष पर आते हैं। यहाँ पर जोजो सनी से कहती है ठीक है ये बोरोन की डॉटर है तो जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम इसके साथ कर लो। फिर यहाँ पर जोई तो उनसे कहती है मेरे डैड के पास में बहुत सारे पैसे हैं। यहाँ पर सनी तो उसकी बातों से थोड़ा मैनिपुलेट हो रहा था। फिर उससे जोजो कहती है ये छोटी बच्ची है, तुम यहाँ पर इसकी बातों में आ ही कैसे रहे हो। इस बात से तो यहाँ पर हम सनी को देखते हैं जो जोई से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। उसको यहाँ पर बेसबॉल से हिट करने ही वाला था, तक वहाँ पर बोरोन और एनन आ जाते हैं। यहाँ पर वो तो उसको हिट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बीच जोजो उसके गले पर नाइफ रख देती है। देखकर एनन कह रही थी प्लीज इसे हिट मत करना। बोरोन भी कहता है ऐसा कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जोजो तो पैसों की डिमांड करती है, कहती है इस सब के बाद हमारे अब्रॉड भिजवाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी, अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी डॉटर को दोबारा से नहीं देख पाओगे। यहाँ पर जोई भी कह रही थी मॉम मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर एलन वोरोन से कहती है वोरोन क्या देख रहे हो, जल्दी से इनकी विश को पूरा करो। तभी हम देखते हैं वोरोन भी अपने वर्कर को इशारा कर देता है। वर्कर एनन के अंकल और पैसों को लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग चेक करते हैं और यहाँ पर वोरोन कहता है तुम लोगों ने जो कुछ मांगा था मैंने तुम्हें वो दे दिया, अब तुम मेरी डॉटर को फ्री कर दो। लेकिन यहाँ पर जोजो तो अपनी बात से पलटते हुए कहती है ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम देखो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। पर वो एनन से कहते हैं तुम हमारे पास में आ जाओ क्योंकि हमें तुम्हारी डॉटर के बदले तुम चाहिए हो। पर एनन तो उनकी तरफ जाने लग जाती है, तभी वोरोन उसको रोकता है। उन लोगों से कहता है इसके बदले तुम मुझे ले लो, एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, मैं गायब होता हूँ तो स्टॉक्स में काफी बड़ा अप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सनी को देखते हैं जो जोजो के हाथ से नाइफ ले लेता है और उसे कहता है क्या हम तुम्हें इतने बड़े बेवकूफ लगते हैं, जल्दी से निहत्ते तो हमारे पास में आ जाओ नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। यहाँ पर बोरोन एनन को हक कर लेता है और कहता है अगर मैं वापस ना आ पाऊँ तो तुम जोई का अच्छे से ख्याल रखना। पर वो जब आगे बढ़ता है एनन उसको रोकना चाहती थी। तो यहाँ पर सेक्रेटरी एनन को रोकते हुए कहता है अभी जोई की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। देखते हैं वो लोग जोई को फ्री कर देते हैं और बोरोन के गार्ड जोई को अपने साथ ले जाते हैं। हम यहाँ पर एनन को देखते हैं जो चाह रही थी कि वो वोरोन को बचा ले, लेकिन यहाँ पर सनी तो वोरोन की बहुत ज्यादा पिटाई कर रहा था। साथ के साथ एनन के अंकल भी उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। के बाद यहाँ पर एनन के अंकल सनी को साइड कर देते हैं। यहाँ पर वोरोन के गले पर नाइफ रखते हैं और जोजो से कहते हैं जल्दी से निकलो यहाँ से। यहाँ पर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो एकदम से अंकल का ध्यान भटका देता है। सबके चलते यहाँ पर वोरोन तो फ्री हो गया था। तभी यहाँ पर वोरोन एनन के अंकल को पकड़ लेता है और इसी बीच जोजो नाइफ उठा लेती है। वो उससे एनन को हिट करने वाली थी, तभी यहाँ पर वोरोन उसको आके संभालता है। इस वजह से वो नाइफ उसकी बॉडी में हिट हो गया था। हम देखते हैं वहाँ पर गार्ड्स आकर उन सभी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं वोरोन की बॉडी से तो बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। यहाँ पर एनन कह रही थी जल्दी करो एम्बुलेंस को बुलाओ। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर वोरोन की सर्जरी चल रही होती है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी एनन के पास आता है और उसको समझाते हुए कहता है आप परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक होंगे। हम देखते हैं वहाँ पर वोरोन के पेरेंट्स भी आ गए थे, परेशान होकर पूछ रहे थे अब वोरोन कैसा है।
सेक्रेटरी बताता है आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एनन उनसे जोई के बारे में पूछती है। इस पर जोई के ग्रैंडपा कहते हैं वो घर पर बिल्कुल सेफ है, तुम उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पर तो एनन उसके पेरेंट्स से माफी मांगते हुए कहती है बोरोन मेरी वजह से हर्ट हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पर बोरोन की मॉम कह रही थी देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम यहाँ पर इस तरीके से खुद को ब्लेम मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हम डॉक्टर को देखते हैं जो सर्जरी कंप्लीट करके आ गए थे और यहाँ पर सभी उनसे पूछ रहे थे अब बोरोन कैसा है। तो बताते हैं अब वो सेफ है, लेकिन कब तक होश में आएंगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहूँगा शायद 1 साल लग जाए या फिर वो सारी जिंदगी ही कोमा में रहे। सुनकर बोरोन की मॉम की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एनन को देखते हैं जो बोरोन के पास में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसके पास में सेक्रेटरी आता है, पर वो सेक्रेटरी से पूछती है अंकल आंटी कहाँ है। वो बताता है मैंने उन्हें घर भिजवा दिया है। फिर सेक्रेटरी बताता है बोरोन के पेरेंट्स को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि ये उनका इकलौता बेटा है। के बाद हम सेक्रेटरी को देखते हैं वो भी वहीं बैठ गया था। यहाँ पर वो एनन को बोरोन की फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है। कहता है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, दोनों के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। पर सेक्रेटरी उसको ये भी बताता है कि तुम्हें जेल से बाहर भी बोरोन ने ही निकाला था। हम देखते हैं एनन ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से उठ जाती है। सेक्रेटरी उससे पूछता है आप कहाँ पर जा रही हो। बताती है मुझे कुछ याद आ गया इसलिए मुझे घर जाना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे सेक्रेटरी तो सोच में पड़ गया था क्या उसने बहुत ज्यादा हार्श बातें कर दी। के बाद यहाँ पर हम बोरोन को देखते हैं जिसके हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट होती है। हम देखते हैं बोरोन के पास में उसके पेरेंट्स और सेक्रेटरी थे। पर बोरोन की मॉम कहे जा रही थी बेटा तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मॉम की तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। यहाँ पर बोरोन के डैड उससे कह रहे थे तुमने तो अपनी यंग एज से ही बहुत कुछ फेस करा है, एक इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम कितनी देर तक बेहोश रहने वाले हो, तो बस तुम किसी तरीके से होश में आ जाओ। यहाँ पर बोरोन की मॉम उससे ये कह देती है कि इवन एनन ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, उसके बाद वो तुमसे शादी भी कर लेगी जब तुम अपने होश में आ जाओगे, बेटा जल्दी से होश में आ जाओ। इस बात पर तो सेक्रेटरी ही उनको कॉल आउट कर देता है। कहता है आंटी आप और किसी बारे में बात नहीं कर सकती। इस बात पर बोरोन की मॉम सेक्रेटरी पर भड़क जाती है। कहती है एक तो मैं इसको होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो। फिर हम देखते हैं एनन वहाँ पर जोई के साथ में आ जाती है। बोरोन के डैड कहते हैं तुम लोग यहाँ पर इसके साथ में रुको, हम बाहर चले जाते हैं। वहाँ से बोरोन के पेरेंट्स तो चले जाते हैं, पर हम जोई को देखते हैं। जोई अपनी फैमिली फोटो बनाकर लेकर आई थी। ये फोटो वो बोरोन को दिखाने लग जाती है। यहाँ पर कह रही थी डैड आप जल्दी से होश में आ जाओ, उसके बाद हम लोग इसी तरीके से साथ में रहेंगे। यहाँ पर एनन भी सोच रही थी बोरोन अब किसी तरीके से अपने होश में आ जाए। नेक्स्ट हम एनन को देखते हैं जो जोई को डिनर बना कर देती है। जोई पूछती है डिनर में क्या है, तो वो बताती है फ्राइड राइस। इस बात पर जोई तो एकदम इमोशनलेस थी और वो याद कर रही थी कि कैसे उसने अपने डैड के साथ बैड बिहेव किया था। यहाँ पर एनन जोई से कहती है जब डैड होश में आ जाएंगे तो हम उनके साथ भी यही खाएंगे। के बाद यहाँ पर सेक्रेटरी का कॉल आता है जिसको जोई रिसीव करती है। सेक्रेटरी उसको बता रहा था बोरोन अपने होश में आ गया है। ये बात जोई अपनी मॉम को बताती है और दोनों ही बहुत जल्दी हॉस्पिटल के रश करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बोरोन को देखते हैं जो यहाँ पर एनन और जोई को अपने सामने देखता है, पर एनन भी बोरोन को देखते ही उसके पास में जाती है और उसको हक कर लेती है। पर जोई अपने मॉम डैड के लिए काफी खुश हो रही थी और वो क्लैप भी करती है। तो यहाँ पर बोरोन भी उसे अपने पास बुला लेता है। यहाँ पर इसी तरीके से इनकी फैमिली अच्छे से यूनाइट हो जाती है और ये सभी लोग आपस में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।